हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज का ये केस है कि एक 56 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जो मुझे कांटेक्ट करती है 3 साल पहले। एक्चुअली इनका जो बेटा है वो मेरा फ्रेंड है। तो इनने कांटेक्ट किया मुझे कि इनके पेरिएनल रीजन पे एक इरप्शन है जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं। वो फिस्टुला का प्रॉब्लम है और कुछ मेनोपॉजल सिम्टम है और एक हेमोरॉइड है। तो इनको जो फिस्टुला का प्रॉब्लम है जो 7 साल से रेगुलरली चल रहा है और इन्हें पहले भी कुछ एक होम्योपैथ से दवाई लिया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर था नहीं, मैं मुंबई से वापस आया। मुंबई से वापस आने के बाद ये पेशेंट ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप आ गए हैं तो आपसे ही मैं दवाई लेती हूँ अब। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए आप। तो जब ये पेशेंट आता है तो ये फिस्टुला का जो प्रॉब्लम है, इस फिस्टुला के वजह से पेशेंट बहुत परेशान है। पेशेंट की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली इसमें इतना ज़्यादा दर्द होता है। जब भी होता क्या है, स्टार्टिंग ऐसे होता है कि उस एरिए में वो जो इरप्शन है एक छोटा सा, उस पर ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। धीरे 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 उसका इन्फ्लामेशन बढ़ता है और पस बढ़ना शुरू होता है। फिर उसमें पेन होना शुरू हो जाता है और जो पेन होता है इतना इंटेंस पेन होता है कि पेशेंट रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और समझ नहीं आता उसे क्या करे वो। और जो कि पेन किलर से भी रिलीफ नहीं होता और ये डिस्चार्ज होने के बाद सेटल हो जाता है उसका पेन। और ये साइकिल चलता रहता है उसका। मतलब ये जो एपिसोड होता है इससे 2 से 3 दिन ये एपिसोड रहेगा। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन तक पेशेंट बेटर रहेगा। फिर वापस उसका जो एपिसोड है वापस स्टार्ट हो जाएगा। वापस उसको ईचिंग होगा, पेन और फॉलोड बाय डिस्चार्ज। तो महीने में कई एपिसोड होते हैं, वीक में 2 से 3 एपिसोड हो जाते हैं। ये चल रहा था उसका। दूसरा एक प्रॉब्लम था जो मेनोपॉजल सिम्टम थे उसको, कि सडन उसको ऐसा फील होता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी के बाद उसको बहुत ज़्यादा पसीना आना और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी उसको। तीसरा ये प्रॉब्लम था उसको कि पेनलेस हेमोरॉइड था, वो भी कई सालों से बना हुआ था। तो उसको इतना खास टेंशन नहीं था। तो एक्चुअली इस केस को अभी 3 साल से मैं देख रहा हूँ इस केस को। लास्ट 2 ईयर जो मैंने किया, मैं माइंड मेथड जानता नहीं था। उसके पहले क्लासिकल मेथड और कुछ पर्टिकुलर और जो भी समझ में आता था वो करते थे अपन, राइट। तो अब उसको क्लासिकल मेथड में कॉन्स्टिट्यूशनल दिया। इट वाज थोड़ा बहुत बेटर हुआ पेशेंट, नो डाउट, बट नॉट पेशेंट क्योरिंग। फिर कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन ट्राई करी, कुछ मदर टिंचर यूज़ किया, बहुत ट्राई किया। आई ट्राइड अ लॉट विद डिफरेंट मेडिसिन एंड डिफरेंट मेथड, बट एवरीथिंग वाज इन वेन। जैसे कि किसी ने बताया कि एक कोलकाता मेथड जो है उस पर एक डॉक्टर बैनर्जी हैं, सप्तऋषि बैनर्जी, उनका भी बहुत अच्छा कमांड है, बहुत अच्छे लीडिंग प्रैक्टिशनर हैं। उनके फादर ने स्टेफाइलोकोकस स्पेसिफिक रेमेडी बताई जहाँ पे ये इस तरीके का पस डिस्चार्ज हो, रिकरेंट पस डिस्चार्जिंग जहाँ पर भी हो। तो उसके लिए स्टेफाइलोकोकस रेमेडी बताया, पर वो ट्राई मैंने किया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ईचिंग विथ फिस्टुला एक सिंगल मेडिसिन है बर्बेरिस, वो भी कोई काम नहीं हुआ। और डिफरेंट मदर टिंचर यूज़ किया, हाइड्रोस्टेसिस यूज़ किया। जैसे बर्नेट ने अपने लिटरेचर में लिखा है कि हाइड्रोस्टेसिस वेरी यूजफुल रेमेडी, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग वाज इन वेन, किसी काम का नहीं था। सो लास्ट ईयर मैं इस माइंड मेथड के कांटेक्ट पे आया और मैंने अपने मेंटोर डॉक्टर श्यामल किशोर सर से मैंने कुछ सीखना शुरू किया। तो अब मुझे समझ में आया कि इस केस को मैं माइंड मेथड के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे होता क्या था कि अभी नया नया लर्निंग है, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, ऐसे करते करते मैंने 1-2 महीने गुजारे और इस पेशेंट का फॉलोअप भी मैं फिर माइंड मेथड के हिसाब से ही लेता रहा। फिर धीरे धीरे मुझे पूरा केस समझ में आ गया जो मैंने आपको दिया है। अब इस केस को मैंने लर्निंग के 1.5 महीने बाद ही मैंने उसको बराबर से समझा और
कोशिश करी वैसे ही समझ के उसको मेडिसिन देने की। तो इस केस में जो मैंने फॉलोअप लिया, तो पेशेंट से हर बार कॉल पर बात होती थी, पेशेंट आया नहीं मेरे पास। तो मैंने पूछा क्या हाल है, फ़ोन पे ही बात होती थी, तो मैंने पूछा क्या हाल है। तो पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब क्या बताएं, क्या बताऊं मैं, बहुत ज़्यादा दर्द है। जैसे वो उनका एपिसोड चल रहा है, तो उनका बेटा आता था मेडिसिन के लिए, तो जब भी एपिसोड होता था तो बस यही, क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है, आज तो उठते बैठते नहीं बन रहा है। मैंने पूछा क्या करती हो, बस रोती हूँ, क्या करूँगी, रोती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, शांति से एक जगह बैठ जाती हूँ, बस यही चलता रहता है। फिर मैंने पूछा क्या सोचती हो आप इस समस्या के बारे में। क्या सोचूंगी मैं, बस यही सोचती रहती हूँ कि ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, और क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, बस यही चलता रहता है कि कैसे ठीक हो जाए, बस यही सोचती रहती हूँ मैं। मैंने पूछा चिंता क्या होती है आपको, तो वो बताया उसने कि बस यही चिंता होती है कहीं कुछ और ना बन जाए, मवाद ना बन जाए, गलने ना लगे, बस यही दिमाग पर चलता रहता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों सोचती हो आप, एक दो लोगों को देखा सुना है कि उनके साथ ऐसा था तो ऐसा हो गया है, तो मुझे भी यही डर लगता है कहीं ये मवाद ना बन जाए, कहीं गलने ना लगे, या कहीं कुछ और ना हो जाए। मैंने पूछा और, बोला एंटीबायोटिक्स पहले, ये मेरा बेटा बोलता है कि एंटीबायोटिक्स ले लो उससे आराम हो जाएगा। तो मैं बोलती हूँ कि एंटीबायोटिक्स तो मैंने पहले भी ले चुकी है, उससे आराम थोड़ी होता है, आराम होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक हो जाता है, फ़ायदा ही नहीं होता, तो उससे को मैं क्यों एंटीबायोटिक लूँ। मैंने फिर से पूछा कि चिंता क्या होती है आपको, तो पेशेंट ने बताया कि क्या बताऊँ मैं, अच्छी हो जाऊँ बस, मैं तो आपके हिसाब से दवाइयाँ खा रही हूँ, आपके हिसाब से चल रही हूँ, आप जैसा बोलते हैं मैं वैसा कर रही हूँ, पर ये ठीक ही नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ और ना बन जाए। लोग कहते हैं कि अंदर ही अंदर बीमारी बन जाएगी, गलने ना लगे, सड़ने ना लगे, बस यही दिमाग पर चलता रहता है। मैंने पूछा क्या चाहती हो आप, मैं बस ठीक होना चाहती हूँ, पूरे से ठीक होना चाहती हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। फिर मैंने कहा कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं करा लेते हो। तो पेशेंट ने बोला कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, आप थक गए हो क्या, आप इलाज करो ना आप, मैं 2 साल से आपसे इलाज ले रही हूँ, और फिर पूरी फैमिली मेरा आपसे इलाज लेती है, सब लोग ठीक होते हैं, इसलिए तो मैं आपसे जुड़ी हूँ कि आप मुझे ठीक करोगे। हर बार फ़ोन पे जब बात होती थी तो पूछा करती थी कि डॉक्टर साहब ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कुछ और तो नहीं बनेगा ना, और ठीक तो हो जाएगा ना। तो मैंने कहा हाँ ठीक हो जाएगा, हर बार मैं यही बोल देता था ठीक हो जाएगा, पर ऐसा करते करते 2 साल हो चुका था। अब मैंने पूछा और कोई तकलीफ़, तो उस पेशेंट ने बताया कि हाँ घुटने में भी दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, उठते भी नहीं बनता, फिर तो मैं कुछ पकड़ के उठती हूँ या कोई मुझे उठा दे। बस फ्रेंड्स ये एक केस था, तो बहुत सिंपल केस था एक्चुअली में। जब हम रूब्रिक इसके बटोरने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल केस है, आप सभी ने ऑलमोस्ट ने राइट मेडिसिन बताई है। तो एक्चुअली मेडिसिन इज़ इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ इट्स potency is also important sometimes, not always। तो इस केस को हम एनालिसिस करते हैं कि इस केस में हमने दिया क्या था। तो जैसे कि पेशेंट ने बताया, एक्चुअली इस केस में तो बहुत सारे रूब्रिक बन सकते हैं, पर मेरा एंट्री पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो एंट्री पॉइंट था इस केस में,
वो इस केस का जो 2 साल से पेशेंट, समझिए आप, 2 साल से पेशेंट एक ही डॉक्टर के पास, उसको आराम भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो उस डॉक्टर से दवाई ले रही है। ये क्या है? दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस केस कि वो 2 साल से रेगुलर दवाई ले रही है, उसको फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो लगी हुई है। ये है उसका क्लिंगिंग। सबसे पहला माइंड मेथड में जब मैंने वो माइंड मेथड को समझा और इस केस को समझने की कोशिश करी, तो ये मुझे समझा कि ये पेशेंट की क्लिंगिंग है। वो पेशेंट क्लिंग कर गई है। क्लिंगिंग बिल्कुल सिंपल सा ऐसा एग्जाम्पल है जैसे कोई हमारी सीट के नीचे ग्लू लगा दे तो कोई कपड़ा चिपक जाए, या हमारे हाथ पर ग्लू लगा हो तो कोई कागज़ चिपक जाए, फिर वो उसको हम छुटाते हैं, वो अपने आप से नहीं छूटता है। ठीक ऐसे ही ये पेशेंट क्लिंग कर गई है ना। तो ये पहला रूब्रिक था मेरा, क्लिंगिंग पर्सन टू फर्नीचर। इंपॉर्टेंट रूब्रिक था इस केस में ब्रूडिंग, जो और मेडिसिन से पेशेंट को अलग कर देता है। ब्रूडिंग इस केस में था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, इसको वो ब्रूड कर रही है। ब्रूडिंग का मतलब होता है कि आप कुछ फ्रूटफुल थिंकिंग, आप कुछ अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ चिंतन मनन कर रहे हो आप। तो पेशेंट ऐसा ही करता था बैठ के। तो ये हो गया ब्रूडिंग। अब यदि इन 2 ही रूब्रिक को यदि आप लगाते हैं तो सिंथेसिस से यदि आप रिपर्टराइज करेंगे तो 2 ही मेडिसिन बचती हैं सिर्फ, जैल्सीमियम और स्ट्रामोनियम। अब बाकी के रूब्रिक तो आप समझते ही होंगे, सभी लोगों ने लगाए हैं। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, कि आप मुझे ठीक कर दीजिए, इसके लिए कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, आपको ही ठीक करना है। और चौथा रूब्रिक था किल डिजायर, ये पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। और बहुत सारे रूब्रिक हो सकते हैं, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, बहुत दिनों से परेशान हो रही है वो, तो डिल्यूजन परसिक्यूटेड। इसमें एक और रूब्रिक लिया था मैंने, डिल्यूजन परस्यूड ही वाज, वो बीमारी उसको, मतलब 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, वो 7 साल से, मतलब 7 साल हो गया, 2 साल से तो मेरे साथ है, वो 7 साल से वो बीमारी उसके पीछे पड़ी हुई है, वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो डिल्यूजन परस्यूड, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है इस बीमारी को लेके और ठीक नहीं हो रही है। तो परसिक्यूटेड, परस्यूड, किल डिजायर, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, और क्लिंगिंग पर्सन टू फर्नीचर, और ब्रूडिंग, ये सब मिला के और भी रूब्रिक आप लगा सकते हैं, मिला के उसको मैंने स्ट्रामोनियम दिया था। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन का। जो प्रिस्क्रिप्शन और पोटेंसी मैंने दिया था, फर्स्ट डोज दिया मैंने 30, उसको 15 दिन का फॉलोअप के बाद मैंने पेशेंट को बुलाया कि आप 15 दिन बाद आइए 30 स्ट्रामोनियम देने के बाद। एक्चुअली स्ट्रामोनियम देने के बाद पहले मैंने एक मेडिसिन और दिया था, आर्सेनिक ने कोई काम नहीं किया। फिर आर्सेनिक 3200 तक मैंने दिया था उसको, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी बहुत क्लोज मेडिसिन थी बेलाडोना, पर बेलाडोना मैंने यूज़ नहीं किया। इसके बाद मैंने उसको 30 का डोज देने के बाद उसको 15 दिन बाद बुलाया, तो उसमें कोई चेंज नहीं थी। फिर मुझे लगा कि 30, क्योंकि जनरली मैं 30 ही देता हूँ, 30 से मुझे रिजल्ट मिलता है, तो मुझे लगा कि इस पेशेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब मेडिसिन सही नहीं है, तो मैंने मेडिसिन बदल दी। अब मेडिसिन दिया मैंने हायोसाइमस, उसको हायोसाइमस इसलिए दिया, फियर ऑफ बेट्रेड बिंग, मुझे लगा कि अंदर ही अंदर कुछ और ना हो जाए, जबकि कुछ और ना हो जाए जो मुझे पता भी नहीं चल रहा है, और कोई और बीमारी ना बन जाए। तो फियर ऑफ बेट्रेड बिंग और इंसाइटिंग अदर्स, जैसे एक और उसने पेशेंट ने वर्जन बोला था कि आप थक गए कि आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, तो उससे वो सब मुझे लेके मुझे हायोसाइमस का फील आया। फिर हायोसाइमस भी मैंने 30 और 200 डोजेस दिए थे पोटेंसी में, पर हायोसाइमस का भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे समझा कि ये केस तो एक्चुअली वही है,
फिर ये जो सड़ने ना लगे, गलने ना लगे या कुछ और ना बन जाए, कोई और नई बीमारी ना बन जाए, तो फिर मैंने इसको फियर ऑफ इंजर्ड बीइंग लिया था, जो स्ट्रामोनियम में भी है। तो स्ट्रामोनियम को फिर मैंने एलएम पोटेंसी स्टार्ट किया। एलएम पोटेंसी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि 15 दिन एलएम पोटेंसी 0/1 दिया रेगुलर, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि दवाई तो सही है पर पावर में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने उसको फाइनली 200 स्ट्रामोनियम का एक डोज दिया। उसके बाद से उसको फिस्टुला का एक भी एपिसोड नहीं हुआ। आज करीब 9 महीने के आसपास हो गए होंगे और एकदम पेशेंट बेटर है। जो फिस्टुला कैनाल है वो भी बेटर हो गई, एकदम हार्ड लकड़ी के जैसा एक कैनाल बन गया था पेरिएनल एरिया में, वो भी बेटर हो गया है, ऑलमोस्ट बेटर हो गया। उसके जो मेनोपॉजल सिम्टम थे वो भी काफ़ी माइल्ड हो गए हैं, मतलब पेशेंट ऑलमोस्ट बेटर है, कंप्लीटली फिस्टुला क्योर हो गया सिर्फ सिंगल डोज मेडिसिन से। तो ये केस में सिर्फ यही बताने का था कि पेशेंट का जो क्लिंगिंग था इतना ज़बरदस्त था कि वो पेशेंट छोड़ना ही नहीं चाह रही थी, जबकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कहीं पर भी जाके ट्रीटमेंट ले सकती थी, पर वो क्लिंग कर गई थी। अब यहाँ पे परसीवरेंस भी हो सकता है कि वो परसीवर कर रही है। परसीवरेंस इज समथिंग डिफरेंट। एक्चुअली परसीवरेंस में क्या होता है कि पेशेंट जगह छोड़ देगा। परसीवरेंस का मतलब है प्रयास जारी है, वो अपना काम कर रही है, चाहे इस डॉक्टर से हो, उस डॉक्टर से हो, इस मेथड से, उस मेथड से हो। कोई 2 साल तक कैसे चिपका रहेगा किसी एक डॉक्टर के पास जो कि बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, तो वो चिपक गई है ना। परसिवरेंस वाला होता तो वो पेशेंट छोड़ के चला जाता, कहीं और ट्राई करता, वो देखता कि मुझे कहीं ना कहीं से ठीक होना है, पर यहाँ पे वो क्लिंगिंग की वजह से वो पेशेंट जब बनी हुई थी। तो केस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था, क्लिंगिंग और ब्रूडिंग। तो इस केस में मुझे यही बताना था। और इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे पोटेंसी सिलेक्शन, जो कई बार हम देखते हैं कि वही पोटेंसी 30 में काम नहीं करती, 200 में काम करती है। कहो LM1 में काम करे, LM पोटेंसी काम कर जाए, कहीं LM पोटेंसी कहो 200 काम न करे, कहो 30 काम कर जाए। तो डोंट बी फिक्स विद द पोटेंसी, इफ़ मेडिसिन इज करेक्ट तो आप चेंज करके देख सकते हैं कोई कौन सा मेडिसिन आपका, कौन सा पोटेंसी आपके लिए पेशेंट के लिए सूटेबल है। तो एक ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा केस था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।